ठीक, एक बार ये रन करके आप देखोगे अब जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, ये आ गया, और फेसबुक पे क्लिक करो तो इसे कहते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन। ओपन ऑथेंटिकेशन सिंपल डाटाबेस के लिए तो बनाया हुआ है। तो मैंने फेसबुक का भी ऐड किया था, क्लिक किया आप लोगों ने, ठीक, और मेरा फेसबुक का यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, उसने वो ही उठा लिया, उसका नेम और एक ईमेल। उसके बाद हम यहां डिटेल फिल करेंगे सारी, और रजिस्टर के क्लिक में वो कहां जाएगा, इसके ऊपर, ठीक, ये है। और ये कौन सा पेज है, एक्सटर्नल लॉगिन। कौन सा पेज है, एक्सटर्नल लॉगिन। अब इसका कोड सेम सा है, अगर रजिस्टर का पता है तो सबसे पहले मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है देन यहां पे यूजर। तो जब हमने ये पेज देखा था तो यूजर में सिर्फ एक ही चीज थी, ईमेल। अब और कॉलम हमने यहां पे ऐड किए थे, तो क्या लिखोगे, वेर यूजर इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन यूजर, एप्लीकेशन यूजर, और यहां पे इसका नेम स्पेस, एक, और यहां पे ये। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होंगी, तो यही ऑप्शंस होंगी जो हमने ऊपर इनपुट मॉडल में ऐड की है, यही है ना। इनपुट मॉडल क्लास में पहले ईमेल था, अब इसके अलावा ये भी कॉलम है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे कौन कौन से कॉलम मिस ना हो, ठीक, तो ये सारे कॉलम आप यहां पे सेट। ठीक, और यहां पे यूजर नेम, ईमेल, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और फोन नंबर, ठीक।
क्लियर है? तो यहां पे ये आपने सारे, तो ये लिख लो, कोई रह ना जाए। तो क्रिएट अ सेम, ये क्या करेगा, यूजर बनाए। तो क्रिएट अ सेम ने यूजर बना दिया। अगर ये सक्सीडेड है तो यूजर बन गया, और उसके बाद आपने उसको क्या असाइन करना है, और कैसे असाइन करते हो, अंडरस्कोर यूजर मैनेजर होगा, डॉट क्या लिखेंगे, ऐड रोल से, किसको रोल, यूजर को, कौन सा रोल, एसडी डॉट रोल इंडिविजुअल, ये, और इसके असिंक है तो आगे क्या लगा लो, अवे। तो क्लियर है? तो यूजर बन भी गया, और उसके बाद अगर यूजर बना है तो उसे रोल असाइन कर दे, जो नॉर्मल यूजर होगा ना, फिर ये शॉपिंग करने वाला, तो कौन सा यूजर होगा, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए इसमें। ठीक, तो अब हम लोग ये यूजर बनाएंगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, तभी पता चलेगा। ठीक, और इसे रन करो, जितनी हमें जरूरत है उतना कोड मॉडिफाई कर। तो आपके प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क फुल फ्लेज यूज हो रहा है, जहां हमें जरूरत है हम चेंजेस करते हैं। अब यहां पे रजिस्टर पे क्लिक कराओ, और ये फेसबुक, ठीक। अब ये फेसबुक मेरा इसलिए आ गया सीधा कि ऑलरेडी मैं फेसबुक अकाउंट में लॉग इन, वहां से नेम आ गया और ईमेल। अब यहां पे एड्रेस डाल दो, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड और फोन नंबर, एक, और रजिस्टर पे क्लिक कर, क्लिक किया जी, ये देखो। अब F10 आगे, अगर ये वैलिड है तो F10 वैलिड है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगी। F10, और उसके बाद क्रिएट एज सेम, और ये देखो अगर ये सक्सीडेड है, लॉन्च, तो आपका यूजर बन गया होगा। ठीक, और उसके बाद इसने उसको क्या असाइन कर दिया, रोल, और उसके बाद तो हमने कोड कुछ भी नहीं चेंज किया, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉगिन, और ये ठीक। तो ऐसे फिर आपका ये यूजर बन गया। डाटाबेस में एक बार चेक कर लो, तो कहां जाओगे, यू एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर, और यहां पे डेटाबेस, और ये डाटा बेसिस, ठीक, और यहां पे यही है डीवी शॉपिंग और टेबल्स,
और यहां पे ASP.NET यूजर व्यू डेटा और ये वाला यूजर बना है जो सिलेक्ट किया, और यहां लास्ट में चेक करो वो सारी डिटेल आ गई, आ रहे हैं नेम, पोस्टल कोड, स्टेट और स्ट्रीट एड्रेस। अब आप लोग ASP.NET यूजर लॉगिन, देखिए ASP.NET यूजर लॉगिन पे ये देखो लॉगिन प्रोवाइडर क्या है, फेसबुक, और ये यूजर आईडी आ जाएगा यूजर जो ASP.NET यूजर से। और उसके बाद आप चेक कर लो इसको रोल असाइन हुआ कि नहीं, तो इसके यूजर आईडी में लास्ट में CD2 लिखा हुआ। तो नेक्स्ट में देखो ASP.NET रोल व्यू डेटा, सॉरी रोल नहीं क्या बोलते, ASP.NEट यूजर रोल, इस यूजर को कौन सा रोल असाइन है ये रहा, और यहां पे ये वाला यूजर है, ठीक। तो यूजर आईडी आ गया और रोल, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका फेसबुक यूजर जो है यहां लॉगिन करके अपना काम कर सकता है, टाइम बच जाएगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात है, जितनी वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे उतने यूजर पासवर्ड याद रखने पड़ेगी। अभी से इसमें क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट फेसबुक के डाटाबेस में जाएगी, वहां से आप ऑथेंटिकेट होंगे, बाकी काम तो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हमारे डाटाबेस में इसका पासवर्ड स्टोर नहीं, चेक कर लो। एक अब हम दूसरी प्रोसेस शुरू करेंगे गूगल। अब गूगल में उतना टाइम नहीं लगेगा, यही एक्सटर्नल लॉगिन पेज होगा, ऐसे ही काम करेगा, बस यूजर कौन सा होगा आपका गूगल, ठीक। तो पहली बात, जैसे रजिस्टर करो वैसे, जैसे यहां फेसबुक आ रहा है तो यहां क्या आ जाएगा गूगल, ठीक। तो क्या करोगे उसके लिए, तो सबसे पहली बात हमें जो चेंज करना है program.cs में, और बाकी जगह है हमारे पास, यहां पे आपका क्लाइंट आईडी आएगा और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां गए थे developer.facebook.com, पता ना, developer.facebook.com नहीं, developer.facebook.com। अब इस केस में आपको ठीक गूगल के लिए क्या यूज करोगे, और यहां पे कंसोल ये गूगल क्लाउड कंसोल, इसका यूआरएल देख लो एक बार, ये लिखा रहा है https://console.google.com था, क्लाउड था, ठीक। console.cloud.google.com, cloud.google.com, ठीक।
इस यूआरएल पे पहली बात जीमेल पे अकाउंट बना लेना, वो आपको आता है, वो नहीं मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाते हैं। ठीक, ईमेल एड्रेस बना ही होगा, बेटर है टेस्टिंग के लिए अलग से एक जीमेल अकाउंट बना। ठीक, इस यूआरएल पे जाके क्या आपने, जैसे वहां कल हमने किया था, फेसबुक में गए थे डेवलपर में, वहां क्या बना था, प्रोजेक्ट बना था, ऐसे यहां भी कुछ होगा। एक कंसोल, और ये चीजें चेंज भी होती रहती टाइम टू टाइम, कोई गूगल ने चेंज कर दिया तो उस समय आप थोड़ा सा गूगल एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ जी ASP.NET Core में मुझे लॉगिन करना है जी गूगल से, कैसे है, तो वो बता देगा ये चेंजेस होंगे। देखो फिक्स नहीं होती है टाइम के हिसाब से। तो अब यहां पे ये है वो यूआरएल आपका, तो फिर आपने लॉगिन कर लेना, वो कर लोगे और उसके बाद यहां पे प्रोजेक्ट बनाने की ऑप्शन मिलेगी यहां पे। ठीक, मतलब जो यूआरएल है ना, लॉगिन कर लेना, मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा था, उसमें स्टोर होगा ना, जैसे यूआरएल वही है जो आपका अकाउंट होगा जीमेल का, उससे क्या कर लोगे, लॉगिन कर लोगे। ठीक है, तो कोई नई प्रोसेस नहीं है, जैसे लिखा आपने https://console.cloud.google.com, ठीक, लॉगिन कर लो, क्योंकि अकाउंट पहले आपने जीमेल पे बना लेना, आता है ना जीमेल पे बनाना, यही तो फ्री है। ठीक, तो आप उस पर बना लोगे, नहीं बनाया होगा तो बना लो, जो यूआरएल मैंने ये लिखा ये लिख के वहां पे लॉगिन कर लेना। जब लॉगिन करोगे तो फिर आपका ऐसे अपने आप आ जाएगा जो ये आ। ठीक, फिर आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा यहाँ पे, ऐसे है, तो मेरे यहाँ ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, वही अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, जैसे वहां बनाया था न्यू ऐप, याद होगा, ठीक, बिल्कुल वैसी कहानी है ये, कोई ऐसा नहीं, पर इसके स्टेप थोड़े से चेंज होते रहते हैं, वो ध्यान रखना है, बस याद रखो न्यू प्रोजेक्ट। ऐसे ही ट्विटर में भी होता होगा, ऐसे ही कोई और यूज करोगे तो उसमें .NET का कोई लेना देना नहीं, ये जो काम का इसमें कहां .NET है। ठीक, तो इसमें कोई ऐसा नहीं ये .NET का या किसी का, न्यू प्रोजेक्ट। हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, तो ये कह रहा है 10 जितने प्रोजेक्ट बनते थे आपने बना लिए हैं, और इनको क्या करो, डिलीट करो, लेकिन यहां डिलीट ऐसे नहीं होंगे, राइट क्लिक कर डिलीट हो। ठीक, ये डिलीट होने में भी टाइम लेते हैं। ठीक, तो जी डिलीट करता है, ऊपर चल नहीं रही, सिंगल प्रोजेक्ट,
तो माई प्रोजेक्ट अदिति, ये क्या उत्तर ना उठा लेते हैं। जो भी नंबर का माई प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है ये, इससे ज्यादा अगर मुझे बनाने हैं तो पेड है। पेड मतलब इनको पैसे देने पड़ेंगे कार्ड लगा के, तो इसलिए बट हम डेवलपर हैं, हमने तो टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए या तो मैं नया अकाउंट बना लूं एक हम लोग तो उसको यूज कर सकते हैं। एक तो आप ये डिलीट हो जाएंगे, कुछ 24 नवंबर बताइए डेट, तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट पे करेंगे। मैं जीमेल का एक नया अकाउंट बना के हम कल कर लेंगे और अब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक, मतलब कहने का जीमेल का अकाउंट ही बनाना, मुझे कुछ नहीं करना और ठीक। तो अब हम आगे तो ये हम कल कर लेंगे गूगल वाला, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, इसमें कोड नहीं है कुछ, बस गूगल में लॉगिन करके वहां से हमें दो चीजें मिलनी है, क्लाइंट आईडी और ये डालना है। बाकी प्रोजेक्ट में सारा कुछ हमारा एक्सटर्नल लॉगिन काम करे। ठीक, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो अब हम लोगों ने आगे स्टार्ट करना है लॉगिन करो। अब पहले फ्लो देखना हम क्या करने वाले हैं। ठीक, कोड बाद में। ठीक, अब यहाँ पे होम पेज पे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने सर्चिंग लगाई है, कुछ बच्चों ने दिखाया भी है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोई बुक खरीदनी, तो मैं कहां क्लिक करूंगा, डिटेल्स। डिटेल्स पे क्लिक करें। अब हम इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां बुक की डिटेल डिस्प्ले करनी। ठीक, तो अब हमारा ये फ्लो। ठीक, तो डिटेल डिस्प्ले करनी है, तो इसके लिए एरिया कौन सा है, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर कौन सा है, होम, याद है। और यहां पे होम के अंदर ये डिटेल्स नाम से हमने ये बना दी। ठीक, डिटेल का मतलब यह है कि नॉर्मल फाइंड का कौन सा कोड होगा, फाइंड का। ठीक, तो इसमें मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, डिटेल का भी मैं आपको डिजाइन दूंगा। क्या दूंगा, डिजाइन। ठीक, तो ये डिजाइन जो है ये फाइल है और इसको आप मेन प्रोजेक्ट में पेस्ट कर। टेक्स्ट फाइल है नॉर्मल, कुछ नहीं है इसमें, डिजाइन ही है और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो बताइए अब मैंने क्या बोलना है। क्लास के बाद आप ये डिजाइन ले लो, डेस्कटॉप पे प्रेस बोलना प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, कुछ नहीं, ये भी कार्ड ही होगा जैसे हमारे होम। अभी तक आपको एक ही डिजाइन मिला मेरे ख्याल से। ठीक, तो ऐसे 10 वाला डिजाइन 15 होंगे एंड तक। मैं इस पे ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूं
क्योंकि हम डेवलपमेंट वाली साइड है। वैसे भी डिजाइन कौन बना के देते हैं? डिजाइनर वैसे। लेकिन आपको ये सिखाएंगे, लास्ट का जो 2 मंथ का सिलेबस होगा रफली, उसमें हमने ये खुद बनाने हैं। जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे तब ये पता होगा। एक बना के दिखाऊंगा, फिर आपको पता सारे कैसे मैंने बनाए। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये वो पेज है, कॉपी किया और इसको डिटेल के व्यू पे, तो डिटेल्स पे गए, गो टू व्यू, और यहां पे इसको क्या कर दो? पेज कर दिया जी। अब आप एक बार देख लो इसका डिजाइन कैसे है। देखो है, ये भी कार्ड है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर, 3 चीजें होती हैं। कहीं कार्ड फुटर है, ये कार्ड फुटर, हेडर डेटा के लिए बॉडी और कार्ड फुटर। अभी आप रन करो, ये डिजाइन आपको पता चल जाएगा। कल मैं गूगल का करवाऊंगा, आपको काम है इनके आइकन चेंज करो। गूगल का आइकन आए और उसका आए फेस, जो भी आप यूज करते हो। मैंने 2 चीजें सिखानी है, कम से कम 2 का और ऐड कर लो आप। एक ट्विटर का कर लो, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम का कर सकते हो, लिंक्डइन का कर सकते हो। आप लोग जो भी सोशल, आपको इतना तो पता ही है, करो अप्लाई। एक अब जैसे डिटेल पे क्लिक किया, ये देखो जो डिजाइन अभी मिला ये है आपको, ये बोलते हैं कार्ड हेडर। ये बुक की डिटेल है, यहां बुक का टाइटल आएगा, बाय ऑथर, कवर टाइप, आरएस ऑफ और कैटेगरी, और उसके बाद ये बुक की इमेज आएगी और ये आईएसबीएन नंबर और प्राइस, और उसके बाद ये सारे प्राइस आएंगे। क्या आएंगे? सारे प्राइस। और ये डिस्क्रिप्शन, एक प्राइस अलग अलग होंगे। देखो 1 to 49 नॉर्मल प्राइस आएगा, 50 to 99 प्राइस 50 आएगा, और 100 प्लस प्राइस 100 आएगा, जो प्रोडक्ट मॉडल में होंगे। और उसके बाद ये काउंट, भाई कितनी खरीदनी है, ठीक। और ये ऐड टू कार्ट, आगे जाएंगे, और ये बैक टू लिस्ट, ठीक। ये बैक टू लिस्ट काम नहीं कर रहा है, थोड़ा क्या करती है, बैक टू लिस्ट क्यों नहीं कर रहा काम जी? क्लास का सीट एक। अब आप ये देखोगे ये काम भी, ये बैक टू लिस्ट, तो बढ़िया डिजाइन है मेरे ख्याल से, ठीक। हमें तो डिटेल डिस्प्ले करनी है, और क्या करना, सब बना हुआ हमारे पास, ठीक। बैक टू लिस्ट में कहां जाएंगे? इसके इंडेक्स पे, ठीक। तो पहले वो ही ठीक कर लो, यही है ना बैक टू लिस्ट। क्या लिखेंगे आगे? ASP हाइपर एक्शन, क्या आएगा? इंडेक्स। बस इतना तो लिख लोगे। ये लो जी, डिजाइन में एक चीज तो कर दी होगी, रिफ्रेश और बैक टू लिस्ट। इसी पे भी क्लिक कराओ, ये बैक टू लिस्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब यहां बोलोगे एरिया ने लिखा, कंट्रोलर ने लिखा। अब पहले बात समझो, जो ये वाला पेज है डिटेल, कौन से कंट्रोलर में? होम। कौन से एरिया में? कस्टमर। तो डिटेल वाला जो एक्शन है उसी में तो आपका इंडेक्स है, तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर दूसरा कंट्रोलर हो, उसका एक्शन हो, तो कंट्रोलर नेम और एक्शन लिखना पड़ेगा।
अगर दूसरा एरिया हो तो एरिया का नाम, कंट्रोलर का नेम और एक्शन। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी एरिया लिखते हैं कभी नहीं। जैसे अगर लेआउट में हमेशा लिखते हैं हम लोग, क्यों लिखना होता है? ठीक, क्योंकि वहां कंट्रोलर भी कोई और होगा, एक्शन भी कोई और होगा और एरिया भी अलग अलग। चलो अब यहां डिस्प्ले करना है, तो अब हम पहले होम कंट्रोलर के डिटेल पे कुछ कोड करें। एक तो ये डिजाइन आपने क्लास के बाद लेना है। अब प्रोजेक्ट का फ्लो थोड़ा सा अलग है। तो अब थोड़ी सी फ्लो में, अब हमने क्या किया, ये डिटेल है। अब यहां पे जो है आपके जो है कुछ मॉडल और आए। जैसे आप इस डिजाइन को देखो, डिटेल पे क्लिक किया, डिटेल आ गई। जैसे किसी भी डिटेल पे क्लिक किया, यहां डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो कहां जाना है आपने? ठीक, एक और कार्ट का पेज बनेगा जहां पे प्रोविजन होगा, कम ज्यादा खरीदनी है, कम खरीदनी, काउंट होगा, बड़ा कुछ होगा। तो पहली बात, उसके लिए फिर हमें अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला टेबल आपका बनेगा या मॉडल बनेगा शॉपिंग कार्ट। सोचो, जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हो, कभी अमेज़न वगैरह पे भी देखा होगा, जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं वो उसको कहीं स्टोर कर लेता है और उसके बाद इन फ्यूचर यहां पे एक बास्केट सी बनी होती है, उसमें लिखा होता है कि आपके कार्ट का काउंट कितना है, लिखा हुआ। ठीक, अब उसमें होता क्या, जैसे वो ऐड टू कार्ट करते हैं तो एक शॉपिंग कार्ट मॉडल बनाएंगे, वहां पे हम उसे स्टोर कर ले। कौन सा मॉडल बनाएंगे? शॉपिंग कार्ट। तो जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे, शॉपिंग कार्ट में सेव करते जाएंगे। अभी पता नहीं है उसने खरीदना कि नहीं खरीदना। आप अमेज़न ईबे पे जाते होंगे, वहां आप लॉगिन करो। जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हैं, वो आपका एक अलग से कार्ट बना देते हैं, तो वो हवा में थोड़ी बनता। हम डेवलपर हैं तो हमें पता है कहीं तो स्टोर होता होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट नाम का मॉडल बनाएंगे, ठीक, और उसके अंदर उसको स्टोर करेंगे। जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे और जैसे मैं लॉगिन करूंगा, मेरे कार्ट में कितनी आइटम्स होंगी, तो एक बास्केट सी लगा लेंगे, होता ना टोकरी सी जिसमें 1 2 4 ऐसे लिखा होता है, ठीक, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो शॉपिंग कार्ट मॉडल बनेगा, इसमें क्या इंफॉर्मेशन जरूरी होगी? सबसे पहले इंफॉर्मेशन होगी ये कार्ट किस यूजर का है, यूजर आईडी होगी। ये कार्ट किस यूजर का है, उसमें क्या आएगा, यूजर आईडी हो। एक और क्या होगा जी, प्रोडक्ट आईडी होगा नहीं होगा? कौन सा प्रोडक्ट है? जैसे मान लो मैंने लॉगिन किया, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ठीक, तो मेरे कार्ट में मेरा यूजर आईडी आएगा और जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा उसका प्रोडक्ट आएगा, और उसके बाद काउंट आएगा। क्या आएगा? काउंट। काउंट मतलब क्वांटिटी। यानी जितनी हमें समझ आ रही है कि मेरा कार्ट मेंटेन कैसे होगा। ऐसे में ऐड टू कार्ट करेंगे तो टेबल में क्या एंट्री जरूरी है, एक यूजर आईडी जिसका कार्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट आईडी वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक काउंट।
एक प्राइस तो प्रोडक्ट टेबल से आएगा, और वो प्राइस तब चाहिए होगा जब खरीदने की नौबत आएगी। एक क्योंकि प्राइस जो हमारा है वो इस तरह से बेस्ड है, क्वांटिटी पे बेस्ड है कि उसने बुक्स के कितनी है, अगर 50 से कम दी होगी तो अलग प्राइस लगेगा, 50 से 100 के बीच की होगी प्राइस अलग लगेगा, 100 प्लस होगी तो प्राइस अलग बन। एक तो कंक्लूजन में देखा जाए, अब हम एक नया मॉडल बनाएंगे शॉपिंग कार्ट, फिर हम ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपके पास प्रोजेक्ट का फ्लो में और चीजें ऐड होने वाली हैं। तो अब हमने सबसे पहले मॉडल्स में जाके एक नया मॉडल बनाना है। तो मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इसका नाम रख दो शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट देखते कूदते तो होंगे, तो देखते तो होंगे कम से कम, आज देखना जाके जो बात मैंने बोली, ठीक। यानी अगले 5-6 दिन में आपको लगेगा ईबे ऐसे करता काम है, मतलब यही तो चाहिए और क्या। एक अब ये शॉपिंग कार्ट, ये आपका मॉडल होगा, और एक इसका अपना आईडी कॉलम होगा, ये लो जी, प्राइमरी की होगा, ऑटो जनरेट होगा, और उसके बाद यहां पे क्या आएगा, यूजर आईडी होगा और प्रोडक्ट आईडी होगा, काउंट जो हमें समझ आए, ठीक। तो ये सारे कॉलम आपने यहां पे लेने हैं, कोई कॉलम मिस ना हो। ये होते जब हम कॉलम डिसाइड करते हैं पूरा टाइम लगता है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लो। देखो क्या क्या लिखोगे, वही एप्लीकेशन यूजर आईडी, और यहां यूजर आईडी आएगा जिसने लॉगिन किया, और उसको फॉर्म की बना दिया किसके साथ, एप्लीकेशन यूजर। और ये प्रोडक्ट आईडी कौन सा प्रोडक्ट, और उसकी फॉर्म की बना दी किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। और ये काउंट क्या हो गया, दैट इज क्वांटिटी। प्राइस लिया लेकिन वो टेबल में नहीं है, यानी नॉट मैप। इसे हम डाटाबेस में कॉलम नहीं बनाए, ये कहीं व्यू पे यूज होगा, जहां यूज होगा तब मैं समझाऊंगा ये नॉट मैप क्यों नहीं। वही बात हो गई, जिसने लॉगिन किया यूजर आईडी, कौन सा प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और उसकी क्वांटिटी कितनी। ठीक, लेकिन अब हम चाहते हैं जब भी आप शॉपिंग कार्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जितनी भी इंटीजर वैल्यू है तो उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होती, 0। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है काउंट तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि 0 तो कोई क्वांटिटी नहीं होगी कभी भी। तो आप क्या करो, पता ना, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप इनिशियलाइज होती हैं, इंटीजर की 0 होगी, हम तो चाहते हैं 1 हो। तो यहां पे क्या करो, ये इसका कंस्ट्रक्टर, और यहां पे काउंट सेट कर दो 1, ताकि जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाकी सारी वैल्यू जो भी इनिशियलाइज हो जाएंगी, ये बंद कर देगा इसको। ये अब आगे की कहानी पता है क्या करूंगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूंगा, फिर रिपोजिटरी बनाएंगे, आई शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, और आई यूनिवर्क में ऐड करेंगे। ठीक, अब ये डिसीजन जरूरी होता है कौन सा मॉडल बनेगा और उसमें कौन से कॉलम लेने। ठीक, तो अब यहां पे ये आपका सारा पहले लिख लो, ये बुरा ना जाए। अब इस तरह से ये आपका मॉडल। तो
अब आप इसे कहां ऐड करोगे? बोलो। डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए, डेटा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, और अब यहां पे क्या लिखोगे? शॉपिंग कार्ट, और यहां पे शॉपिंग कार्ट। एक उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। तो वही टूल्स, सेम पैकेज मैनेजर, कंसोल और डेटा एक्सेस। क्या लिखना है यहां पे? ऐड हाइपर माइग्रेशन हीप एट शॉपिंग कार्ट मॉडल, एट शॉपिंग कार्ट मॉडल। एट शॉपिंग कार्ट मॉडल, और यहां पे ये देखो ऐड हो गया, और ये देखोगे ऑल्टर कॉलम। तो ये इसका आपस में सारा लिंक है ना, जो एसपीनेट यूजर है वो एसपीनेट यूजर के साथ है, और यूजर के साथ एसोसिएटेड टेबल है। ये वहां चेंजेस हुए होंगे। ऑल्टर कॉलम, ये तो इनके अपने चेंजेस। ये देखो हमने तो सिर्फ ये बनाया है, वहां तक कैसे पहुंचाना, जैसे यहां बताया हुआ एप्लीकेशन यूजर आईडी फॉर्म की। तो ये फॉर्म की किसके साथ है? ये एसपीनेट यूजर के साथ है। अब ये एसपीनेट यूजर जो है वो यूजर आईडी कई जगह एसोसिएट है, उसकी फॉर्म की कईयों के साथ है, इसलिए वो सारा अल्टर करके उनको मॉडिफाई। अब ये देखो ये आ गया, ये देखो प्राइमरी की, और ये देखो एएसपीनेट यूजर के साथ ये फॉर्म की बनी है। अब एएसपीनेट यूजर की कितनी आगे फॉर्म की बनी होगी? जहां जहां यूजर आईडी है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आईडी तो हमारे प्रोडक्ट के साथ ही बनी। बस तो इस तरह से। और अब क्या करना आपने? इसको अपडेट। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अपडेट हाइपर डेटा बेस। ठीक, तो इस तरह से ये टेबल बन गया। अब आप इसकी क्या बनाओगे? बोलो रिपॉजिटरी। सारा क्लोज कर दो ये, और यहां पे एक कहां पे गए? डेटा में ही रिपॉजिटरी, और आई रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस, और क्या नेम है? आई शॉपिंग कार्ट रिपॉजिटरी। आई शॉपिंग कार्ट रिपॉजिटरी, और यहां पे लिख दिया पब्लिक आई शॉपिंग कार्ट। इसको इनहेरिट करोगे आई रिपॉजिटरी, और यहां पास कर दिया शॉपिंग कार्ट। एक, और उसके बाद बनाएंगे हम लोग एक रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे शॉपिंग कार्ट रिपॉजिटरी, और ये क्या बन गई? पब्लिक क्लास। और यहां पे इनहेरिट किसको करोगे? बोलो रिपॉजिटरी किसके लिए है? शॉपिंग कार्ट कॉमा
आई शॉपिंग कार्ट रिपोज, ठीक। और यहां पे ये है इसका कंस्ट्रक्टर, क्या पास करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे डेज और पास कर दिया। तो इस तरह से शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्लियर है। आप इनको ऐड कर दो, कहां पे, बोलो आई यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे गए और जैसे ये, और यहां पे क्या लिखना है, पब्लिक आई शॉपिंग कार्ट लॉन्च, और इसको आप लोग ऐड कर दो कहां पे, एक इसी को आप ऐड कर दो, एक यूनिट ऑफ वर्क आता है सारा ये, और यहां पे एक प्रॉप तो यहां पे आई शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट, और यहां पे शॉपिंग कार्ट, और ये बंद, क्लियर है जी। तो आज आपने आपके प्रोजेक्ट में एक और मॉडल ऐड हो गया, और वो था आपका शॉपिंग कार्ट। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट में क्या आएगा, दो मॉडल हमने और बनाने, एक ऑर्डर हेडर और एक ऑर्डर डिटेल, ठीक। ये सारे आगे यूज होंगे, शॉपिंग कार्ट तो इमीडिएट यूज हो जाएगा, बट आप बना रहे हैं तो दो मॉडल और बनेंगे, ठीक। तो पहले तो ये देख लो, ये आपका बन गया पूरा शॉपिंग कार्ट मॉडल। अब आपका कोड शुरू होगा कहां पे, डिटेल में, कहां से शुरू होगा, पेज जहां पे ये था कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, और यहां, तो यहां पे हम लोग डिटेल, तो पहली बात ये है, हम डिटेल पे ये चेक लगाएंगे कि बिना लॉगिन ये एक्सेस ना हो, बिना लॉगिन एक्सेस लगाना चाहे अगले में ऐड टू कार्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन डिटेल पे लगा देंगे, अगर बिना लॉगिन है तो लॉगिन पे जाना चाहिए। तो अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट का फ्लो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल हम लोग इसमें आगे करेंगे, और गूगल का भी हम कल कर लेंगे।